क्या मेरी प्रगति जी। आवाज आ रही है? हेलो। जी सर, जी जी सर, नरेश जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं उसके अच्छा, पहले आपके बारे में कुछ बता सुनिए दूं। सुनिए सुनिए जी सुनिए जी सुनिए। जी जी। मेरा प्रगति जी से और इंद्रजीत सिंह जी से ये बहुत अनुरोध है कि कार्यक्रम हम धूमिल पर कर रहे हैं, ओके, मेरे ऊपर कार्यक्रम नहीं है, ठीक है तो हम धूमिल की बात करें। जी। और मेरा ये है कि मैं कविताएं लिखता हूँ और धूमिल के जमाने से लिखता हूँ, बल्कि उनके बहुत पहले से लिखता हूँ। तो धूमिल के बारे में आप इजाजत दें तो मैं बात शुरू करूं। मेरा क्या परिचय? मेरा परिचय यही है कि मैं जब लखनऊ में 1964 में आया था और 1967 और 66 67 के बीच हमने एक पत्रिका की शुरुआत की, आरंभ। और आज जिन कविताओं की चर्चा हो रही है, खासतौर से मोचीराम, और ये चर्चा भी हो रही है कि वो पहले गीत लिखते थे, या शायद बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि धूमिल गीत लिखते थे। अब ये 1966-67 का मतलब क्या है? 67 और 3 70, 30 33 और 23, ये 56 साल हो गए। 56 साल पहले, 56 साल हुए, ज्यादा हो गए। 56 हुए छप्पन ही सर। हुए, जी। 56 ही हुए जी। हाँ, अब ये 56 साल पहले कितने लोग होंगे जिन्होंने आरंभ के उस अंक को देखा होगा जिसमें उनका आखिरी गीत छपा था, और कितने लोग होंगे जिन्होंने उनकी पहली कविता जिससे वो जाने गए, उनकी पहचान बनी और आज तक उसे हम याद करते हैं। वो कविता आरंभ में, दोनों कविताएं आरंभ में छपी थी, और आज मैंने बड़ी मेहनत करके वो दोनों अंक निकाल दिए हैं। अरे वाह। वो दोनों अंक जिसमें धूमिल के आखिरी गीत का संपादन मैंने किया, और वो जिसमें धूमिल की मोचीराम छपी। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब वो कितनी दिखेगी इसमें ये नहीं कह सकता मैं। ये अंक है आरंभ का, दिख रहा है? थोड़ा ऊपर कीजिए, और हाँ हाँ, और ऊपर कीजिए और थोड़ा दूर कीजिए, अपनी तरफ ले जाइए। हाँ, अब दिख बस। रहा है आप जी। दिखा, आप दिखा। जी दिख रहा है। ये आरंभ का वो अंक है जिसमें मोचीराम छपी है। हाँ और मैं दिखाता हूँ, ये पहली कविता है। हाँ जी। पढ़ने में आ रहा है? मोचीराम धूमिल। जी हाँ, जी 3 कविताएं मोचीराम, इतना आ रहा है हाँ पढ़ने में। हाँ, जी मोचीराम। जी जी अच्छा। जी। तो ये ये कविता आरंभ में 1968 में छपी थी। ये आरंभ पत्रिका हम लोग निकालते थे, विनोद भारद्वाज और बाकी कुछ लोग हमारे साथी थे, तो उसमें ये कविता छपी थी। और ये वो गीत है धूमिल का आखिरी गीत। उसके बाद धूमिल ने गीत नहीं लिखा, तो उसका प्रसंग भी मैं बताऊंगा आपको। ये है वो। जी जी, गीत दिख रहा है, गीत और धूमिल दिख रहा है। ऊपर लिखा गीत, गाढ़े में जो लिखा है वो दिख रहा है। दिखाई दे गाढ़े रहा में जो बहुत लिखा है, है जी इतना इतना बहुत है। जी। ये हाँ जी, आरंभ का। अब इस गीत के साथ में एक प्रसंग है। वो ये कि जब ये गीत आया तो 6-7 पदों का लंबा गीत था। मैं गीत लिखकर और लिखना बंद कर चुका था। अब गीतों के लिए मेरा बहुत नाम था,
धर्मयुग में मेरे 15-20 गीत छपे थे लगातार, ज्यादा वक्त नहीं, करीब साल भर के अंदर। तो गीतों के लिए मेरा बहुत नाम हो गया था। और मैं तो खुद भी 25-26 साल का था उस वक्त, तो बहुत बड़ी उम्र नहीं थी। तो मैं भी ये मानने लगा था कि भाई गीत का तो मैं मेरे लिए गीत का तो बड़ा नाम है। और गीत लिखना मैं बंद भी कर चुका, क्योंकि मैं समझ गया था कि आगे आने वाली हमारे समय की जो कविता है वो गद्य में लिखी जाने वाली है। तो जब ये 6-7 पदों का गीत मिला तो मैंने उसमें से 2 पद काट दिए। जब मैंने पद काट करके और विनोद भारद्वाज से कहा कि इसे छपने दे दो, तो विनोद ने कहा, स्वाभाविक था कि नरेश जी बिना कवि से पूछे कैसे काट दें। अरे मैंने कहा काट दो, देखा जाएगा, धूमिल कुछ बात करेंगे तो तुम कह देना नरेश जी ने काटा है और मैं जवाब दे लूंगा। बहरहाल काट करके और वो छप गया। एक दिन जब मैं कॉफी हाउस गया, काफी दिन बीत गए, तो देखा एक मेज के चारों तरफ काफी भीड़ लगी थी। ऐसा तभी होता था जब कोई बाहर से आता था। तो मैं उत्सुकता से गया, मैंने कहा कौन आया है। विनोद ने कहा अरे नरेश जी आ गए, देखिए धूमिल आए हैं। तो मैंने देखा अपरिचित कौन है इनमें, तो देखा एक मूछे वाला, धोती कुर्ता, छाता लिए और बड़ी बड़ी काली मूछें, स्वस्थ आदमी बैठा हुआ है। तो मैंने तुरंत हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए। मैंने कहा अरे धूमिल। धूमिल तो हिले नहीं अपनी जगह, मूर्तिवत हो गए और देख रहे थे मेरी तरफ गौर से। तो बोले आप ही हैं नरेश सक्सेना। मैंने कहा, मैं तुरंत समझ गया। मैंने कहा क्यों, कोई शिकायत है? बोले हाँ है। मैंने कहा है? मैं समझ गया वो गीत काटने, पद काट दिए हैं, उसी की शिकायत है। तो मैंने विनोद से कहा विनोद कागज निकाल लो और इनकी शिकायत लिखो। धूमिल जी अपनी शिकायत लिखेंगे और मैं उसके लिए क्षमा याचना करूंगा इनसे। लेकिन जो पद मैंने काटे हैं गीत के, वो आरंभ के अगले अंक में मुखपृष्ठ पर छपेंगे। भीतर मेरी क्षमा याचना छपेगी, धूमिल की प्रतिक्रिया छपेगी और मुखपृष्ठ पर धूमिल के गीत की वो पंक्तियां छपेंगी जिन्हें मैंने काटा है, और मेरी प्रतिक्रिया कि धूमिल क्या लिखते हैं और क्या मैंने काटा। तो मैंने धूमिल से कहा मंजूर है? थोड़ी देर बाद बोले नहीं, मैं ये मानता हूं वो प्रूफ की मिस्टेक है। तो उसी समय हम दोनों फिर मित्र हो गए। धूमिल उसके बाद भी आते रहे। दुर्भाग्य ये कि धूमिल को ज्यादा लंबी उम्र नहीं मिली। उनकी एक कविता जो लोहे का स्वाद है, ये कम लोगों को पता होगा कि धूमिल के पिता की मृत्यु 11 साल की उम्र में हो गई थी। और धूमिल जाहिर है कि बहुत बड़े संपन्न परिवार के नहीं थे। हाई स्कूल के बाद पढ़ नहीं सके वो। इंटरमीडिएट में दाखिला लिया लेकिन पढ़ाई नहीं कर सके, और उनको नौकरी करने के लिए तलाश में कलकत्ता गए। तो कलकत्ता में लोहा ढोने के कारखाने में काम मिला उन्हें। लोहे का कारखाना था और वहां लोहा ढोने के लिए मजदूरी का काम इनको मिला था। तो वो जो लोहे का स्वाद है वो कविता, और बाद में भी उनकी कविता में खून में लोहे की उपस्थिति के जिक्र आते हैं। लोहे से वो अपने भौतिक जीवन में भी जूझे थे। दूसरी बात उनकी कविता और उनकी भाषा को लेकर यह है कि गीत लिखने के बाद, और तब तक मोची राम
वो हम मुझे सुना चुके थे मोचीराम के कुछ अंश, और मैंने धूमिल से कहा था कि जो कवि मोचीराम जैसी कविता लिख रहा है उसके लिए अब आगे गीत लिखना संभव नहीं होना चाहिए। और सचमुच ऐसा हुआ कि उसके बाद उन्होंने गीत नहीं लिखे, लेकिन गीत लिखने से जो छंद की, लय की, ध्वन्यात्मकता का अभ्यास होता है, जो संस्कार में आ जाता है भाषा के, वो उनके साथ बना रहा। धूमिल आज तक इतने लोकप्रिय हैं, अगर धूमिल जीवित रहते तो न जाने कितने लोकप्रिय होते आज। अब ये जो उनके अंदर एक बात थी कि निराला ने छंद को तोड़ा था लेकिन लय को कायम रखा था। लय से तो जो ऐसे कवि थे जिन्होंने छंद को छोड़ा, लय को काफी हद तक कायम रखा और तुकों के जरिए अपनी कविता के अर्थों को आगे बढ़ाया, इससे एक सहूलियत मिल जाती थी। ये जो कविता बार बार पढ़ी जाती है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। अब जब मैं ये पंक्ति पढ़ता हूँ तुकों के साथ में कुछ ऐसी चीजें चली आती। रोटियां तो स्त्रियां बेलती हैं हमारे यहाँ, पुरुष तो वो बेलते हैं जो दुर्भाग्य से घर के बाहर मजदूरी करने जाते हैं, या अकेले विद्यार्थी कभी कभी पढ़ने आते हैं तो अपना पैसा बचाने के लिए होटल में नहीं खाते। तो जब रोटी बेलने की बात आती है तो हमारे देश में 90% स्त्रियां ही न रोटी बेलती हैं। लेकिन अगर इसको बेलती है कर दें, एक स्त्री रोटी बेलती है, एक स्त्री रोटी खाती है, लेकिन एक तीसरी स्त्री भी है जो न रोटी बेलती है न रोटी खाती है, वो रोटियों से खेलती है। ये तीसरी स्त्री कौन है? तो वो इंदिरा गांधी। पता लगता है वो इंदिरा गांधी पर लिखी हुई है। लेकिन क्योंकि उन्हें सत्ता की ओर इंगित करना था कि वो सत्ता पर काबिज वो लोग जो हैं, जो पुरुष हैं, इसलिए बेलता है ही आना था ताकि उसमें खेलता आए और हमारे देश की संसद को मौन बताया जा सके। तो कई ये काम करती हैं कि कविता को सरल बना के कुछ आगे ले जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी दिक्कतें भी पैदा करती हैं। बहरहाल आगे बात करें। धूमिल ने तुकों का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया। हिंदी कविता में अगर आप ये देखें कि तुकों का सबसे अच्छा इस्तेमाल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया। वो तो एक शब्द की जितनी तुकें संभव होती थी सबको ले आते थे कविता में। तो लेकिन गद्य में, गद्य की भाषा में जब कविता लिखी गई तो जो सबसे अच्छा इस्तेमाल तुकों का हुआ वो धूमिल की कविता में हमें मिलता है, और इसीलिए उनकी कविता पाठकों के बीच ग्रहण की गई, लोकप्रिय भी हुई, और वो सच्चे अर्थों में हिंदी के पहले कवि थे जिन्होंने कविता को राजनीतिक कविता के रूप में प्रतिष्ठित किया। और कहा भी, ये उनका कहना भी था कि मेरी कविता पहले एक राजनीतिक वक्तव्य है। अब लेकिन हमारे बहुत से युवा कवि ये समझने लगे कि राजनीतिक वक्तव्य ही कविता होती है। धूमिल ने कहा है कि मेरी कविता पहले एक वक्तव्य है, तो वक्तव्य कविता होती होगी, तो लोग वक्तव्य लिखने लगे। तो वक्तव्य कविता नहीं होती, कविता तो वो अपनी शर्तों पर होगी। कविता पहले होगी अपनी शर्तों पर, उसके बाद वो कुछ भी हो सकती है, उसके बाद वो राजनीतिक वक्तव्य भी हो सकती है।
कोई दार्शनिक पंक्ति भी हो सकती है, और कोई विज्ञान की ओर खोज करने की प्रेरणा देने वाली पंक्ति भी हो सकती है, लेकिन कविता उससे पहले अपनी शर्तों पर होना होगा, यानी कविता की शर्तों पर उसे कविता होना होगा। मैं एक प्रसंग और सुनाऊं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि दूसरे लोग बोलें। धूमिल के ट्यूमर हो गया था। धूमिल बीमार होकर लखनऊ आए, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए और जीवित लौट नहीं सके। दुखद यह है कि धूमिल की मृत्यु के बाद उनकी मित्रता को क्लेम करने वाले कितने लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। पूरा बनारस कहेगा कि धूमिल हमारे बड़े अजीज थे, बड़े मित्र थे, और तमाम साहित्यकारों में मिलेंगे लोग कहने वाले कि धूमिल हमारे मित्र थे। लेकिन मैंने ये देखा था कि अस्पताल के बरामदे के सन्नाटे में धूमिल अकेले पड़े रहते थे। उनके भाई कन्हैया उनके साथ थे। उसके अलावा मैंने किसी को धूमिल के पास आते जाते नहीं देखा। ये दुर्भाग्य की बात। मैं जब जब गया तब तब धूमिल मुझे अकेले मिले। एक बार जरूर उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई चूल्हे पर मैदान में रोटी बनाते हुए दिखे मुझे। ये स्थिति थी धूमिल के अस्पताल के माहौल में। एक दिन की बात है कि मैं धूमिल से मिलने गया। धूमिल थोड़ा उठ करके आसपास कहीं चहलकदमी करने चले गए थे, टहलने चले गए थे। जब लौट कर आए तो मैंने उनसे कहा कि धूमिल, अब तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, देखो अब तुम टहलने जाने लगे, चलने फिरने लगे। तो धूमिल गंभीर हो गए। धूमिल ने कहा कि नरेश, तुम्हें याद है एक बार तुमने क्या कहा था? मैंने कहा क्या कहा था भाई? तो एक बार वो मेरी तारीफ कर रहे थे, मेरी कविताओं की तारीफ कर रहे थे। तो मैंने कहा धूमिल, ये जो पूरब वाले होते हैं ना, पूरबिये बनारसी, ये जो मुंह पे कहते हैं पीठ पीछे वो नहीं कहते। ये कहते कुछ हैं और बताते कुछ हैं, फिर कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। मैंने कहा था, मैंने कहा तो था कहा था, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं कहा था। बोले ऐसा है कि तुम तो पूरब के नहीं हो? मैंने कहा नहीं हूं मैं तो। बोले फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा? धूमिल को एहसास हो गया था अपनी मृत्यु से पहले कि उनकी बीमारी डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आ रही, वो ठीक नहीं हो रहे और वो नहीं रहेंगे। इस साहस के साथ उन्होंने सामना किया और मेरी कुछ पंक्तियां कोट की। उन्होंने मेरी कविता की पंक्तियां कोट की जो उन्हें याद थी, जिसमें वो पंक्तियां ये थी। वो पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, आखिरी 4-5 लाइनें सुनाता हूँ कि बूढ़ों ने कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप उस सड़क की तरफ निहारते रहे जिस पर न कोई प्रार्थना घर था न पागल खाना। उनकी शव परीक्षा रिपोर्ट में लिखा गया, मौत दुर्घटना से नहीं दहशत से हुई है। उन्होंने मुझसे कहा, नरेश, मैं बूढ़ा तो नहीं हूँ, मुझे मालूम है कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मेरी शव परीक्षा में भी शायद यही लिखा जाएगा कि मेरी मृत्यु दुर्घटना से नहीं दहशत से हुई। मैं सन्न रह गया था सुनकर। बहुत देर तक हम लोग कुछ बोल नहीं पाए थे एक दूसरे से, और मैं चुपचाप उस शाम उन्हें गले लगाकर विदा हो गया था। धूमिल बहुत अकेले, अब मुझसे इससे ज्यादा कहा नहीं जा रहा। धूमिल बहुत अकेले मरे थे। आज धूमिल का वो मित्र बताने वाले बहुत हैं,
लेकिन धूमिल की मदद करने वाले बहुत कम लोग थे। हालांकि कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल और यहाँ तक कि भगवती चरण वर्मा को हम लोगों ने राजी किया कि वो राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से जाकर मिले और धूमिल की दवा दारू का इंतजाम किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रीलाल शुक्ल उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी थे और धूमिल की तनख्वाह नहीं आ रही थी। तो मैंने श्रीलाल जी से भी जाकर ये कहा था कि अगर धूमिल की तनख्वाह इस वक्त उनके बिस्तर पर नहीं आती तो लानत है आपके इस अफसरी पर, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई वो पहले ज्वाइन करेंगे, जाकर के उनकी छुट्टी मंजूर होगी, उसके बाद उनकी तनख्वाह बनेगी। तो मैंने कहा क्या मतलब है, एक आदमी बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ है, अस्पताल में भर्ती है, ऐसा है नहीं, और तनख्वाह दे नहीं सकते आप उसकी। तो उन्होंने कुछ किया ऐसा, लिखा पढ़ी की और धूमिल की तनख्वाह धूमिल के बिस्तर पर पहुंची। तो वो लोग जो धूमिल के मित्र नहीं माने जाते, माने भगवती चरण वर्मा उनके मित्र नहीं थे, कुंवर नारायण उनकी मित्रता क्लेम नहीं करते, श्रीलाल शुक्ल भी नहीं, लेकिन यही लोग थे जिन्होंने जाकर के मदद करने की कोशिश की थी।